Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is about analysis of financial statements. जिसमें अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्यों किया जाता है, इसको करने के मेथड्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, रेशियोज हैं जो एनालिसिस के अंदर यूज़ की जाती है। इस पूरे चैप्टर के अंदर ये सारा मेन थीम दिया हुआ है कंप्लीट चैप्टर का। और ये कंप्लीट थीम देख के मुझे लग रहा है कि जिसने आपका सिलेबस राइट डाउन किया है उसने इसी बुक से ही कॉपी पेस्ट किया है। आप इनकी वर्डिंग्स और इनका मतलब जिस तरह ये लिखा हुआ है आप सिलेबस के साथ मैच करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। रेशियो एनालिसिस जहाँ पे लिखा हुआ है आपके रिकमेंडेशन सिलेबस में अंदर वहाँ पे आप देख लें तो ये वाली चीज़ें सेम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कंपैरेटिव, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रेशियो दी हुई हैं। ये भी चले हम देखते हैं। सबसे पहले पर्पस ऑफ एनालिसिस क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, एनालिसिस के इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स फॉर कंपैरिजन एंड टूल्स क्या है। तो सबसे पहले ये है कि एनालिसिस क्यों किया जाता है, क्योंकि आपके पास आपके जो यूजर्स हैं ऑफ इंफॉर्मेशन है उन्होंने डिसीजन लेते होते हैं इन इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले ये देखें जी, इसके डेफिनेशन देख लें थोड़ा सा मुझे क्लियर हो जाए कि financial statement analysis applies analytical tool to general purpose financial statements and related data for making business decisions। कैसे ये यूज की जाती है? फॉर मेकिंग डिसीजंस। अब इसके अंदर आपके जितने भी यूजर्स हैं वो इंटरनल यूजर्स हैं और एक्सटर्नल यूजर्स हैं, उनको क्या चाहिए होती है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हुए उन्होंने क्या लेने होते हैं? डिसीजंस लेते होते हैं। जो आपकी इंटरनल यूजर्स हैं जिसके अंदर उन्होंने नेम बताया हुआ है, आपके मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, इंटरनल ऑडिटर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं या बजट डायरेक्टर्स हैं, जो मार्केट रिसर्चर्स हैं, ये आपके इंटरनल यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। ये रेशियो एनालिसिस से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, रिसीव करते हैं और उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसको हम स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं या स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी कर सकते हैं। और जो आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, ये आपके कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसके अंदर शेयर होल्डर हो गए, लेंडर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, कस्टमर, सप्लायर्स, रेगुलेटर्स, लायर्स एंड ब्रोकर्स एंड प्रेस। ये लोग किस पे रिलाई करते हैं? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर। क्योंकि एक बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैलेंस शीट उठाए, इनकम स्टेटमेंट उठाए और आपकी स्टॉक होल्डरिंग उठाए और बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एक करके फिगर्स को क्या करते रहे? देखता रहे और उसके बाद इंफॉर्मेशन ले या डिसीजन ले कि मैं आया मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कॉन्टैक्ट करना है या नहीं करना। तो इस वजह से टाइम सेविंग के लिए वो डायरेक्ट कहाँ पे चला जाता है? रेशियो एनालिसिस के ऊपर। वहां से वो कंपनी की रेशियो एनालिसिस को देखता जाता है, वहां से कंपनी की परफॉर्मेंस का भी पता चल जाता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चल जाता है, कंपनी की सॉल्वेंसी और कंपनी की लिक्विडिटी का भी पता चल जाता है और डेट और एसेट रेशियो का भी पता चल जाता है कि कंपनी कितनी मतलब ओनर्स का तरफ ओन है और कितने परसेंटेज जो है वो क्रेडिटर्स से रिलेटेड है। तो ये है वो मेन आपके यूजर जो आपकी कंपनी में, क्योंकि लेंडर ने अगर आपको लेंड करना होगा तो सबसे पहले वो आपका रेशियो एनालिसिस देखेगा कि आपकी डेट और एसेट की रेशियो क्या है और दूसरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कि क्या आपके पास लोन पे करने के लिए एसेट मौजूद है या नहीं है। इसी तरह जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस और डिविडेंड पे आउट रेशियो देखेंगे कि कंपनी के पास परफॉर्मेंस क्या है और डिविडेंड रेट क्या है। तो उसको देखते हुए वो क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे। उमेर आप लेक्चर एंड तक वेट कर लें तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन के सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है? और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? तो आपका मेन पर्पस ऑफ एनालिसिस क्या हो गया? टू गेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग डिसीजन आइदर रिलेटेड टू इंटरनल अफेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन आइदर टू एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो इसके एनालिसिस के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं जिसके ऊपर ये मतलब आपकी ये एनालिसिस डिपेंड कर रहा होता है। तो उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर जिनको कंसीडर किया जाता है उनमें सबसे पहले है लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी। अब इसका मीनिंग क्या है कि एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एंड टू एफिशिएंटली जनरेट रेवेन्यूज। लिक्विडिटी से मुराद ये है कि आपके पास क्या लिक्विड एसेट्स जिसको हम करंट एसेट्स कहते हैं
क्या वो इतने अवेलेबल है, जिसको हम नेट वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, या कंपनी के पास अवेलेबल है टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, कि जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उनको पे करने के लिए इनके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी हैं या नहीं है। और एफिशिएंसी से मुराद क्या है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपनी रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करें और अपनी वेस्टेज को मिनिमम करें और अपने रेवेन्यूज और प्रोडक्शन को क्या करें, मैक्सिमम करें। इसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। नेक्स्ट आपके पास सॉल्वेंसी, यानी एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर रेवेन्यूज एंड मीट लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि कंपनी अपने एसेट्स को यूटिलाइज करके और अपने फंड्स को यूटिलाइज करके इतना रेवेन्यू जनरेट कर सके कि फ्यूचर में आने वाली जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उनको पे किया जा सके। नेक्स्ट आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी, यानी एबिलिटी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिवार्ड्स सफिशिएंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन फिनेंसिंग। क्योंकि जब तक कोई भी इन्वेस्टर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखे बगैर वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो सबसे पहले देखता यही है कि कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है और डिविडेंड रेशियो क्या है। फिर वो देखेगा कि आया मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मार्केट प्रॉस्पेक्ट्स में एबिलिटी टू जनरेट पॉजिटिव मार्केट एक्सपेक्टेशन, जब एक कंपनी ईयर टू ईयर प्रॉफिट्स अर्न कर रही है, उसका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होता जा रहा है, मार्केट प्राइस जो शेयर की है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, और उसका गुड जो आपका डिविडेंड रेट है वो भी ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, एक कॉर्पोरेट का एक अच्छा इमेज, पॉजिटिव इमेज बिल्ड करेंगी मार्केट के अंदर। तो इस वजह से ये मार्केट प्रॉस्पेक्टस भी इस एनालिसिस में क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है।